लेफ्ट विंग को तुम सिंपली ऐसे समझ सकते हो जैसे कि तुम्हारे पड़ोसी। खुद का बच्चा चाहे 10वीं में 10 बार फेल हो जाए पर तुम्हारे 80% में भी कमी निकालते हैं। बाहर से तो हमेशा तुम्हें अपोज करेंगे और अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की से जलेंगे। वैसे ये बात तुम्हारे पड़ोसियों के लिए नहीं थी, समझ जाओ। दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, क्यों? पोल्यूशन होता है। और न्यू ईयर पर माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। पोल्यूशन गया तेल लेने। शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ, गरीब को दो। और अगर बात वहीं किसी दूसरे धर्म की हो तो गरीब गया तेल लेने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो, ये एनालॉजी सब पर अप्लाई नहीं होती है, बल्कि एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तुमने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज में ना सिर्फ बुराई ही दिखती है। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोएंगे। अगर नया कानून आए तो संविधान खतरे में का नारा लगाएंगे। मतलब ना, इन्हें हर चीज से तकलीफ ही है, चाहे तुम कुछ कर लो। तो आज हम उसी इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे कि कैसे ये लोग क्रिटिक्स के नाम पर सिर्फ एजेंडा चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्रिटिक्स और एजेंडे में ना फर्क होता है। जैसे तुम ये वीडियो देखो, इसमें ये लोग दिल्ली में एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सही बात है भाई, करना चाहिए। AQI 400 बार, कहाँ गई मोदी सरकार के नारे लगा रहे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। बट अब तुम ना इसी का सेकंड पॉइंट देखो, कैसे ये एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट अपना रूप चेंज कर रहा है। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। अब एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में हिडमा के नारे लग रहे हैं। अब पता है तुमको हिडमा कौन था? हिडमा ना एक कुख्यात नक्सली कमांडर था जो छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में मेनली एक्टिव था। हिडमा को सुरक्षा बलों पर बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। 2021 के बीजापुर सुकमा हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इसमें हिडमा की भूमिका मानी गई थी। सरकार की नज़र में ना वो आतंकी था जिस पर करोड़ों रुपए का इनाम था। लेकिन एक सेकंड, फिर तुम देख लो, एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में ऐसे नारे लगते तो मतलब आइडियोलॉजी किस तरफ जा रही है। इन लोगों का ना पेपर पर आइडिया बहुत सुंदर लगता है, सबको बराबर हक, सबको मुफ्त सुविधाएं, लेकिन इनका इतिहास कुछ और ही बताता है। और जब जब यह आइडियोलॉजी एक्सट्रीम पर गई है, वहाँ डिक्टेटरशिप ने जन्म लिया। शायद इंडिया में भी नक्सलिज्म जैसे वॉयलेंट मूवमेंट्स इसी आइडियोलॉजी के एक्सट्रीम फॉर्म से निकलती है। इनका ना सबसे बड़ा हथियार होता है सिलेक्टिव आउटरीच। जब किसी नॉन लेफ्ट स्टेट में कुछ होता है ना, तो ये पूरी दुनिया में इंडिया इज अनसेफ का ढिंडोरा पीट देते हैं। लेकिन वही घटना जब इनके स्टेट में होती है तो इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को ना सांप सूंघ जाता है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। क्यों? क्योंकि वहां इनकी आइडियोलॉजी की सरकार है। क्या इंसानियत अब पार्टी देखकर जागी जाएगी? देखो, सवाल पूछना जरूरी है और सवाल पूछना चाहिए, पर इनका काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं बल्कि हर प्रोग्रेस को रोकना बन गया है। जब नए कानून आए जो देश को पुराने ब्रिटिश कानून से आज़ाद कर रहे थे, तब भी इनका एजेंडा डर फैलाना था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो ये पेड़ों की बात करते हैं, पर जब वही पेड़ इनकी पसंदीदा सरकारें काटती है तब ये एनवायरनमेंट की बातें भूल जाते हैं। अब ये हाइपोक्रेसी नहीं हुई तो क्या हुई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये इकोसिस्टम सिर्फ इंडिया तक मौजूद नहीं है, इनका एक बड़ा नेक्सस है फॉरेन मीडिया के साथ। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर पेश किया जाता है कि बाहर बैठे लोगों को लगे कि इंडिया में तो सिविल वॉर चल रही है। नुकसान किसका होता है? देश की इमेज और इन्वेस्टमेंट का। क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच? ये लोग अपने आप को एजुकेटेड और बाकी लोग जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे उन्हें अनभक्त या अनएजुकेटेड कहते हैं। अगर आप इनके एजेंडा से सहमत नहीं है तो आपको गोदी मीडिया या पेट ट्रोल बोल दिया जाएगा। अब मेरा सवाल बस इतना सा है कि जो लोग आपकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है उन्हें आप अनभक्त बोल देते हैं, तो क्या जो लोग आपकी आइडियोलॉजी से सहमत है उन्हें हम राजा जी समझ जाओ? अब इनकी नज़रों में ना वही सही है जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। यही इंटेलेक्चुअल एरोगेंस ही है जिसने इन्हें आम जनता से काट दिया है। दोस्तों,
लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, पर आलोचना कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। जब आप सिर्फ किसी को इसलिए अपोज कर रहे हो क्योंकि आपको नेता पसंद नहीं है या वो पार्टी पसंद नहीं है या फिर शायद आपको उनके अगेंस्ट बोलने के लिए फंडिंग मिल रही है, तो आप ना सच के साथ नहीं बल्कि पैसों के साथ खड़े हो रहे हो। देखो, किसी और देश या किसी और जगह पे एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के मस्त ऐसी चला के कैमरे के सामने ज्ञान देने से ना बदलाव नहीं आता है। बदलाव लाने के लिए ना ग्राउंड पर आना पड़ता है, ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ता है, और ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए सबसे पहले देश में आना पड़ता है। ऐसे एसी में बैठकर ज्ञान देने से अगर बदलाव आता ना, तो आज मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। Are you kidding me? जोक्स असाइड, देखो वो जो व्यक्ति वहां उस पद पर बैठा है ना, उसको आपसे ज्यादा समझ है, तभी वहां उस पद पर बैठा है। देखो, असली लेफ्टिस्ट कौन होता है? असली लेफ्टिस्ट वो होता है जो आइडियोलॉजी से पहले इंसाफ, पार्टी से पहले सच और पावर से पहले पब्लिक को रखे। बाकी ये सिर्फ एक ओपिनियन है और इसका उद्देश्य संवाद और चर्चा को बढ़ावा देना है, ना कि किसी को टारगेट करना। ठीक है, तो चिल रहो, मस्त रहो। और आपको क्या लगता है, क्या ये लोग सच में न्यूट्रल होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और सच्चे वीडियो के लिए। और हाँ, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। बाकी तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।